हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द रैपिड रिवीजन सेशन ऑफ बायोलॉजी इन फाइटर 1.0 स्ट्रीमिंग ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ MGCI। तो बच्चों, इस रैपिड रिवीजन सेशन में हम लोगों ने स्टार्ट किया था विद द न्यू चैप्टर मूवमेंट एंड लोकोमोशन। आज हम उस चैप्टर का कंटिन्यूएशन देखेंगे फ्रॉम द स्केलेटल सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। देखिए यहाँ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस। तो स्केलेटल सिस्टम में बोन्स का फ्रेमवर्क होता है और कुछ कार्टिलेजेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। दिस सिस्टम हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। जब तक हमारे बॉडी में बोन्स और कार्टिलेजेस प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक हमारी बॉडी जो है वो मूवमेंट शो नहीं कर पाएगी। तो दिस सिस्टम हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। इमेजिन चीविंग विदाउट द जॉ बोन। जॉ बोन नहीं होगा तो इसके बिना हम च्यू नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास में लिम्स नहीं होगी तो इसके बिना हम वॉक नहीं कर सकते हैं। ठीक है। बोन्स एंड कार्टिलेजेस आर द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बोन्स और कार्टिलेजेस जो है ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के अंडर में आते हैं, क्योंकि बोन्स जो है वो बहुत हार्ड होती हैं और कार्टिलेजेस जो है वो कंपैरेटिवली थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। अब बोन्स हार्ड क्यों है? इसका रीजन है कि बोन्स में हार्ड मैट्रिक्स होता है, इसकी वजह से बोन्स जो है वो हार्ड है। और हार्ड मैट्रिक्स क्यों प्रेजेंट है? ड्यू टू द कैल्शियम सॉल्ट इन इट, क्योंकि उनमें कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। और वहीं जो कार्टिलेजेस होते हैं, कार्टिलेजेस कंपैरेटिवली सॉफ्ट होते हैं। क्यों सॉफ्ट है? क्योंकि कार्टिलेजेस का मैट्रिक्स जो है वो कैसा है? प्लायबल। प्लायबल मतलब जिसे प्रेस किया जा सके, कंप्रेस किया जा सके, उसे हम कहते हैं प्लायबल। और किस वजह से कार्टिलेजेस का मैट्रिक्स जो है वो प्लायबल है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट। कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट के प्रेजेंट होने की वजह से कार्टिलेजेस का मैट्रिक्स सॉफ्ट है। क्लियर? तो बोन्स का मैट्रिक्स हार्ड है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, और कार्टिलेजेस का जो मैट्रिक्स है वो सॉफ्ट है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट। क्लियर है इतना? अब ह्यूमन बींग्स में ये जो स्केलेटल सिस्टम है, इस स्केलेटल सिस्टम में टोटल 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं और साथ साथ में कुछ कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इट इज ग्रुप्ड इनटू टू प्रिंसिपल डिविजन्स, द एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। और ह्यूमन बींग्स का जो स्केलेटन है उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्सियल स्केलेटन एंड द सेकंड वन इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो मेन एक्सिस पर प्रेजेंट होगा, मेन एक्सिस पर प्रेजेंट होगा उसे हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। जो अपेंडेजेस हैं इसे हम इंक्लूड करते हैं अंडर दी अपेंडिकुलर स्केलेटन। क्लियर है इतना बच्चों? तो एक्सियल स्केलेटन जो मेन एक्सिस पर होगा और अपेंडेजेस जो होते हैं उन्हें हम इंक्लूड करते हैं अंडर दी अपेंडिकुलर स्केलेटन। क्लियर? नाउ अब एक्सियल स्केलेटन देखते हैं हम। एक्सियल स्केलेटन में टोटल हमारे पास में बोन्स होती है 80, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न अभी हम देखेंगे। कौन कौन सी बोन्स इंक्लूड होती है एक्सियल स्केलेटन में? सबसे पहले आती है इसमें स्कल। स्कल मतलब हमारी खोपड़ी। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि हमारे डॉर्सल साइड पर लोकेटेड हमारी रीढ़ की हड्डी। ठीक है। फिर आती है स्टर्नम। स्टर्नम ये यहाँ पर जो हमारे चेस्ट रीजन में मिडिल में जो बोन प्रेजेंट होती है फ्लैट, दिस बोन इज कॉल्ड एज स्टर्नम। फिर आती है रिब्स। रिब्स यानी कि हमारी पसलियां। तो ये जो चार बोन्स होती हैं, ये चार जो स्ट्रक्चर्स हैं ये मिलकर बनाते हैं हमारे एक्सियल स्केलेटन को। क्लियर? अब देखते हैं हम कि स्कल में कितनी बोन्स होती हैं, कौन कौन सी बोन्स जो है दीज आर इंक्लूडेड अंडर दी स्कल। तो स्कल में 2 सेट ऑफ बोन्स होती हैं। ठीक है। इस डायग्राम को भी अब हम देखेंगे। अभी हम देखते हैं थ्योरी को। तो स्कल में 2 सेट ऑफ बोन्स होती है। द फर्स्ट वन इज क्रेनियल एंड द सेकंड वन इज फेशियल। क्रेनियल मतलब यहाँ, ठीक है, जो क्रेनियम है, ब्रेन बॉक्स है, तो ब्रेन बॉक्स वाली जो बोन्स है इनको अपन बोलते हैं क्रेनियम। जो हमारे फेस पर बोन्स है इसको अपन बोलते हैं फेशियल बोन्स। क्लियर है? तो देखो बच्चों, स्कल का अगर अपन यहाँ पर बाइफर्केशन लिखते हैं तो स्कल में आती है क्रेनियल बोन्स और स्कल में आ जाएंगी फेशियल बोन्स। ठीक। क्रेनियल में कौन कौन सी आती है? ये सबसे सामने वाली, ठीक है, फोरहेड वाली, इसको अपन बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज द फ्रंटल। ठीक। फिर उसके बाद में आती है पेराइटल। फिर उसके बाद में आती है ऑक्सीपिटल और एक होती है टेम्पोरल। ठीक। और साथ साथ में होती है स्फीनॉइड एंड एथमोइड। ये सारी बोन्स जो है वो इंक्लूडेड इन द क्रेनियम। फ्रंटल 1, पेराइटल 2,
ऑक्सीपिटल 1, टेम्पोरल 2, स्फिनॉइड 1, एथमॉइड 1। 2 + 1 3, 4 5 6 7 और 8। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन क्रेनियम आर 8। फेशियल में टोटल बोन्स कितनी होती है? 14। कितनी बोन्स होती है फेशियल में? 14 बोन्स होंगी। ठीक है, तो इन बोन्स के नाम जो हैं वो पहले हम पढ़ते थे, अब हमारी बुक में इंक्लूडेड नहीं है। जो जो बोन्स होंगी वो मैं आप लोगों को इसमें बता दूंगी। ठीक, देखें हम जरा यहाँ पर कौन कौन सी बोन्स हैं। देखें, हाँ, तो हमने बोल दिया यहाँ पर, यहाँ सामने की तरफ में हो जाएगी दिस इज द फ्रंटल, ये सामने वाली हो गई, इसे हमने कह दिया फ्रंटल। फिर उसके बाद में हो जाएगी पेराइटल, पेराइटल ये साइड्स वाली पेराइटल हो जाएगी। कान के ऊपर वाली हो जाएगी यहाँ पर ये टेम्पोरल। ठीक है, तो ये फ्रंटल हो गया, ये पेराइटल हो गया दो पार्ट्स में। कान के ऊपर वाला हो जाएगा टेम्पोरल। पीछे की तरफ में जो होता है दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीपिटल। ठीक है, तो ऑक्सीपिटल कहाँ होगा? पीछे की तरफ में होगा। क्लियर है बच्चों इतना? स्फिनोइड और एथमोइड जो है वो बाहर से दिखने वाली नहीं होती है, वो इंटरनली लोकेटेड होती है। बट इस डायग्रामेटिक व्यू में हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है दिस इज द स्फिनोइड एंड दिस इज द एथमोइड। एथमोइड जो है वो आई ऑर्बिट के अंदर की तरफ में हमें दिखाई पड़ रही है, और स्फिनोइड जो है वो क्रेनियम का एक इंटरनल पार्ट है। क्लियर बच्चों? ठीक है, अब फेशियल वाली जो बोन्स है उनको भी हम देख लेते हैं। तो फेशियल वाली बोन्स में सबसे पहले आती है लेक्राइमल। लेक्राइमल कहाँ? ये आंखों में, यहाँ पर। ठीक है, लेक्राइमल ग्लैंड के पास में जो ग्लैंड जो बोन होगी दैट इज लेक्राइमल बोन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाली बोन आती है नेजल। ठीक है, ये यहाँ पर। तो लेक्राइमल हो गई 2, नेजल हो जाएगी हमारे पास में 2। फिर होती है नेजल कॉन्के। कौन सी? नेजल कॉन्के 2। एक होती है वोमर कॉल्ड एज 1। ठीक है, तो ये नेजल वाली हो गई, ये हो गई नेजल। फिर ये हो गई बीच में वोमर, अंदर की तरफ में होती है नेजल कॉन्के विच आर 2। ठीक, फिर उसके बाद में यहाँ पर जाइगोमैटिक है। जाइगोमैटिक कौन सी होती है? चीक बोन, गाल वाली जो बोन होती है, दिस बोन इज कॉल्ड एज जाइगोमैटिक, जहां पर ब्लशिंग करते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो बोन है दिस इज कॉल्ड एज जाइगोमैटिक। जाइगोमैटिक भी कौन सी हो जाएगी? 2। क्लियर इतना? फिर नेक्स्ट वाली होती है मैक्सिला। मैक्सिला कौन सी है? अपर जॉ वाली जो बोन है, ये अपर जॉ वाली, दिस इज मैक्सिला। मैक्सिला कितनी? 2। फिर नेक्स्ट वाली आती है मैंडिबल। मैंडिबल कितनी होती है? 1। ये यहां से लेकर यहां तक की कंटिन्यूअस बोन है, जॉ बोन, लोअर जॉ वाली बोन, दिस इज कॉल्ड एज मैंडिबल। क्लियर? फिर नेक्स्ट वाली होती है पैलेटाइन। पैलेटाइन हमारे बकल कैविटी में, टंग को ऊपर करके देखेंगे, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज पैलेट। पैलेट में 2 बोन्स होती हैं, तो ये हो गई पैलेटाइन। गिने 2 + 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो ये हो गई हमारी टोटल 14 बोन्स। ठीक है, तो हमने देखा स्कल में हमारे पास में कितनी बोन्स थी? 8 बोन्स जो है वो क्रेनियम में है, और 14 बोन्स जो है वो किस में है? फेशियल में है। तो स्कल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो गई हमारे पास में? 22। कितनी बोन्स हो गई अभी हमारे पास में? 22। क्लियर है बच्चों? अब दे फॉर्म द हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग क्रेनियम फॉर द ब्रेन। ये स्कल जो है वो ब्रेन के लिए एक हार्ड प्रोटेक्टिंग कवरिंग बनाता है। क्लियर? जिसे अपन बोलते हैं क्रेनियम। क्लियर? अब the facial region is made up of 14 skeletal elements which form the front part of the skull. skull के front part को facial वाली bones बनाती हैं। Single U-shaped bone called as hyoid is present at the base of the buccal cavity. ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे ध्यान रखेंगे। एक सिंगल बोन है यू शेप की जो बकल कैविटी के बेस पर प्रेजेंट होती है, जिससे टंग अटैच होती है। क्या अटैच होती है? टंग अटैच होती है। उस बोन को बोला जाता है दिस इज कॉल्ड एज द हायोइड बोन प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। तो स्कल में 22 + 1 में क्या है? यहाँ पर हायोइड बोन है। शेप क्या है हायोइड बोन का? यू शेप है। कहाँ लोकेटेड है? बकल कैविटी के बेस पर लोकेटेड होती है वो। क्या अटैच होता है उससे? उससे अटैच होती है स्केलेटल मसल। कौन सी स्केलेटल मसल? टंग स्केलेटल मसल है जो अटैच होती है हायोइड बोन से। क्लियर है बच्चों इतना? अब यहाँ पर +6 भी अपन करते हैं। ये +6 किसके लिए किया जाता है? ये +6 किया जाता है ईयर ऑसिकल्स के लिए। ईयर ऑसिकल्स का नाम क्या है? ईयर ऑसिकल्स हैं 3, मेलियस, दूसरा वाला होता है इनकस, और तीसरा वाला होता है स्टेपिस। तो मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस, these are 3 ear ossicles present in our both the ears, Malleus incus stapes and Malleus incus stapes. अब ये जो 3 ear ossicles हैं these are arranged in chain like fashion. किस में अरेंज होते हैं ये?
चेन लाइक फैशन में अरेंज होते हैं। ये हमारे कानों में प्रेजेंट रहकर साउंड का एम्प्लीफिकेशन करते हैं, बढ़ाते हैं ये साउंड को। क्लियर है? तो मेलियस इनकस स्टेपीज कलेक्टिवली कॉल्ड एज ईयर ऑसिकल्स, दीज आर 3 टाइनी बोन्स। कैसी होती है? 3 होती है, टाइनी होती है, प्रेजेंट इन द मिडिल ईयर। कहाँ प्रेजेंट होती है ये? मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है। क्लियर इतना बच्चों? ठीक। अब वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जहां पर से हमको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द स्कल रीजन, स्कल वाला जो रीजन है यानी कि ये वाला रीजन, तो स्कल का रीजन जो है दिस आर्टिकुलेट्स, आर्टिकुलेट्स मतलब होता है जुड़ना, तो ये आर्टिकुलेट हो रहा है विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के सबसे ऊपर वाले रीजन से, यानी कि यहाँ। तो जो हमारा स्कल है वो वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर वाले रीजन से, स्कल articulates with the superior part of the vertebral column with the help of 2 occipital condyles। किससे जुड़ रहा है? 2 occipital condyles है। मतलब अगर हम ये 2 occipital condyle बनाते हैं तो ये हमारी फर्स्ट वर्टिब्री हुई। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया दिस इज अवर फर्स्ट वर्टिब्री। क्लियर है? और ये कौन सी वाली बोन हो गई अपनी? ऑक्सीपिटल बोन हो गई। ठीक है, तो ऑक्सीपिटल बोन जो है उसमें कितने कॉन्डाइल्स हैं? 2 कॉन्डाइल्स हैं। तो ऑक्सीपिटल बोन में 2 कॉन्डाइल हैं, इसलिए हमारे स्कल को बोला जाता है कि अवर स्कल इज डायकॉन्डाइलिक। कैसा स्कल है हमारा? डायकॉन्डाइलिक स्कल है, क्योंकि हमारे स्कल में जो ऑक्सीपिटल बोन है, ऑक्सीपिटल बोन में 2 कॉन्डाइल जैसे स्ट्रक्चर हैं। ये इस तरीके से 2 कॉन्डाइल जैसे स्ट्रक्चर हैं। तो 2 कॉन्डाइल जैसे स्ट्रक्चर वर्टिब्रल कॉलम की फर्स्ट वर्टिब्री से जुड़ जाते हैं। दैट्स व्हाई दिस 2 कॉन्डाइल लाइक स्ट्रक्चर, इसकी वजह से हमारे स्कल को क्या नाम दिया गया? डायकॉन्डाइलिक स्कल। क्या नाम दिया गया? डायकॉन्डाइलिक स्कल। क्लियर है? तो स्कल का जो पार्ट है दैट आर्टिकुलेट्स विद द सुपीरियर पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। किसकी हेल्प से? 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल की हेल्प से। क्लियर है? तो यहां पर जो ज्वाइंट बनेगा उस ज्वाइंट का नाम क्या होगा? उस ज्वाइंट का नाम होगा कॉन्डाइलर ज्वाइंट। यहां पर आएगा हमारा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आएगा यहां पर? स्कल आर्टिकुलेट्स विद द सुपीरियर पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, which joint is present between the skull and the superior part of vertebral column, which joint is present between the skull and the first vertebrae, और फर्स्ट वर्टिब्रे का नाम क्या है? एटलस। तो अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? which joint is present between the skull and the atlas। क्लियर? तो ज्वाइंट का नाम क्या होगा? कॉन्डाइलर ज्वाइंट। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखें हम इसमें स्कल का, स्कल के बाद में अगला वाला पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन, वो नेक्स्ट वाला पार्ट है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक, वर्टिब्रल कॉलम देखिए इस तरीके से वर्टिब्रल कॉलम जो है वो सीरियली अरेंज्ड होती है। कैसी अरेंज्ड होती है? सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स होती है। ठीक है, इन सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? दी सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स आर कॉल्ड एज दी वर्टिब्री। क्या बोला जाता है इन्हें? वर्टिब्री बोला जाता है। वर्टिब्रीज कितनी होती है? 26 होती है। सीरियली अरेंज यूनिट होती है जिन्हें वर्टिब्री बोलते हैं। डॉर्सली प्लेस्ड होती है, यानी कि हमारी बॉडी में पीछे की तरफ में डॉर्सली लोकेटेड होती है ये। ठीक है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल एंड कंस्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। ठीक है, स्कल के बेस से एक्सटेंड होती है और हमारी ट्रंक का मेन फ्रेमवर्क जो है उसे बनाती है। क्या बनाती है ये? हमारी ट्रंक के मेन फ्रेमवर्क को बनाती है। Each vertebra has a central hollow portion called as neural canal। हर एक वर्टिब्री जो है, तो मान लो जैसे अगर अपन ने बोला ये हमारी एक वर्टिब्री है, तो इस वर्टिब्री में जो सेंट्रल हॉलो पोर्शन होता है, इस सेंट्रल हॉलो पोर्शन को क्या बोला जाता है? न्यूरल कैनाल। क्या कहा जाता है? सेंट्रल हॉलो पोर्शन को न्यूरल कैनाल। और फिर इस न्यूरल कैनाल में से क्या पास होगा? इस न्यूरल कैनाल से पास होती है स्पाइनल कॉर्ड। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम? वर्टिब्रल कॉलम का फंक्शन होगा टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द स्पाइनल कॉर्ड। और कैसे प्रोवाइड करना है प्रोटेक्शन? बाय द हेल्प ऑफ द न्यूरल कैनाल विच इज प्रेजेंट बिटवीन द वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर है? विच इज प्रेजेंट बिटवीन दी वर्टिब्री। तो वर्टिब्री के बीच में एक खाली स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इस खाली स्ट्रक्चर को बोला जाता है न्यूरल कैनाल, और इस न्यूरल कैनाल में से पास होती है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है? वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर इतना बच्चों? ठीक है ना।
द फर्स्ट वर्टिब्री इज द एटलस, अभी नाम बताया था मैंने आप लोगों को, है ना। फर्स्ट वर्टिब्री का नाम क्या है, एटलस है। एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द ऑक्सिपिटल कॉन्डाइल, ठीक है, और ये ऑक्सिपिटल कॉन्डाइल के साथ में जुड़ती है। ऑक्सिपिटल कॉन्डाइल का नंबर मुझे बताओ, अभी क्या बताया था मैंने, 2 ऑक्सिपिटल कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं, 2 ऑक्सिपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन स्कल इज डाइकॉन्डाइलिक इन नेचर, ठीक है। द वर्टिब्रल कॉलम इज डिफरेंशिएटेड इनटू, अब देखो हमने ये तो पढ़ लिया है कि 26 वर्टिब्रीज जो है वो प्रेजेंट है। 26 में से इन वर्टिब्रीज के नाम क्या क्या है ये भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली वाली जो वर्टिब्री है इसका नाम है सर्वाइकल। कितनी संख्या में है, 7 है ये। कितनी है सर्वाइकल, 7 में। सर्वाइकल कहाँ प्रेजेंट है, नेक वाले रीजन में, ये जो गर्दन वाला एरिया है ना हमारा, यहाँ पर प्रेजेंट होती है सर्वाइकल। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ इधर पीछे से, यहां से स्टार्ट होती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम, नहीं, हमारी वर्टिब्रल कॉलम जो है वो हमारे नेक वाले रीजन से स्टार्ट हो जाती है, गर्दन वाले एरिया से स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज नेक वर्टिब्री। क्या बोला जाता है उसे, नेक वर्टिब्री भी बोला जाता है। तो सर्वाइकल का नंबर 7 है। जो थोरेक्स वाले रीजन में, चेस्ट वाले एरिया में प्रेजेंट है, इसे अपन थोरेसिक बोल देंगे। थोरेसिक का नंबर 12, ठीक। तो सर्वाइकल हो गई, फिर उसके बाद में थोरेसिक का नंबर हो गया 12। फिर नेक्स्ट वाली होती है लंबर, लंबर का नंबर हो जाएगा 5। फिर होती है सैक्रल, सैक्रम जो है ये फ्यूज होकर बन जाती है 1। तो सैक्रम थी कितनी, 5 होती है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, 5 फ्यूज होकर क्या बना लेती है, 1। फिर एक होती है कॉक्सीजियल, कॉक्सीजियल कितनी होती है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, 4 होती है और बना लेती है 1। तो अगर हमें पूछा जाएगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, तो वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला इन दी अडल्ट्स, अडल्ट्स में हम बोलेंगे C7 T12 L5 S1 ब्रैकेट लगाएंगे और C1 ब्रैकेट लगाएंगे, मतलब फ्यूजन हुआ है यहाँ पे, है ना। फिर वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला फॉर द एम्ब्रियोनिक लाइफ C7 T12 L5 S5 एंड C4, क्लियर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, अडल्ट का, और ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एम्ब्रियोनिक लाइफ का। किसका हो जाएगा ये, हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ का। क्लियर इतना बच्चों, ठीक है। चलिए अब The number of cervical vertebrae are 7 in almost all the mammals. सभी mammals में cervical vertebrae का नंबर कितना होता है, 7 होता है। Almost all the mammals है, ठीक है। Almost का मतलब almost, सब में नहीं, हो सकता है कुछ एक्सेप्शंस हो यहाँ पर, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे मैमल्स में सर्वाइकल वर्टिब्री का नंबर हो जाएगा यहाँ पर 7। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम का फंक्शन होता है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द न्यूरल कैनाल, है ना। सपोर्ट द हेड एंड सर्व्स एज ए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स, हेड को सपोर्ट देना, जो फर्स्ट वाली वर्टिब्री है वो हमारे हेड को सपोर्ट दे रही है। नेक्स्ट फंक्शन है इसका, इट सर्व्स एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स, रिब्स पीछे की तरफ में जाकर जुड़ती है, किससे, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ेगी। एंड द मस्कुलेचर ऑफ द बैक, जो हमारी बैक की मसल्स होती है, जो हमारी बैक की, पीठ की मसल्स होती है, ये पीठ की मसल्स जो है वो किस वर्टिब्री से जुड़ती है, ये जुड़ती है लंबर वर्टिब्री से। लंबर वर्टिब्री जो है वो बहुत बड़ी और चौड़ी होती है, लार्ज और वाइडेस्ट होती है। तो लार्ज और वाइडेस्ट होने के पीछे उसका रीजन क्या है, क्योंकि बहुत सारी हमारी जो मसल्स हैं वो आकर जुड़ती है लंबर वर्टिब्री से। हमारी जो पैरों की मसल्स होती है वो किससे जुड़ती है, लंबर वर्टिब्री से। बैक की मसल्स किससे जुड़ रही है, लंबर वर्टिब्री से। तो जिससे ज्यादा मसल्स जुड़ेगी उसके पास में एरिया ज्यादा होना चाहिए। तो लंबर वर्टिब्री आर वाइडेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बिकॉज दे प्रोवाइड द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द मैक्सिमम मसल्स। क्लियर है इतना बच्चों। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं अपन स्टर्नम पर। स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन, शेप याद रखना है इसका अपने को, चपटी होती है, फ्लैट होती है, सामने की तरफ में प्रेजेंट होगी ऑन दी वेंट्रल मिड लाइन ऑफ द थोरेक्स, थोरेक्स में यानी कि चेस्ट में, वेंट्रल आगे की तरफ में, मिडिल में प्रेजेंट होती है। क्लियर, स्टर्नम के बारे में इतना ही ध्यान रखना है हमें, ठीक है। चलिए अब ये देख लें, देखो बच्चों ये वाली जो बोन है दिस, ये जो बोन है ये कौन सी है, स्टर्नम। कैसी है ये, फ्लैट है, वेंट्रली लोकेटेड है और इलोंगेटेड है, लंबी है। दिस बोन इज कॉल्ड एज द स्टर्नम, ठीक। नाउ यस, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स,
अब किसकी बात कर रहे हैं अपन? एक्सियल स्केलेटन में आ गए हम रिब्स पर। एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स पढ़ ली अपन ने? 29 पढ़ लिया हमने, ठीक है। 29 हमने किसकी पढ़ी है यहाँ पर? यस, 29 बोन्स हमने किसकी पढ़ी है इसमें? स्कल की। फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है 26 वर्टिब्रल कॉलम। फिर उसके बाद में हमने पढ़ लिया 1 स्टर्नम, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं इसमें 12 रिब्स, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स मतलब कितनी हो जाएगी? 24, ठीक है। ऐड करके देखेंगे इसे अपन। तो देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स। Each rib is a thin, flat bone connected dorsally to the vertebral column and ventrally to the sternum. हर एक रिब जो है वो कैसी होती है? हर एक रिब जो है वो पतली होती है, थिन होती है, फ्लैट होती है। अब थिन और फ्लैट तो हमको याद हो जाएगा, डॉर्सल वेंट्रल, ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल है। तो डॉर्सली जुड़ी हुई होती है तो वो वर्टिब्रल कॉलम से, और आगे की तरफ में जुड़ी हुई होगी वो स्टर्नम से। किससे जुड़ी हुई होगी? आगे की तरफ में स्टर्नम से जुड़ती है, पीछे की तरफ में ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। इट हैज टू आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट्स डॉर्सल एंड। बच्चों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें हम गलती करते हैं, ठीक है। देखिए, इसके पास में दो आर्टिकुलेशन सरफेस है। दो आर्टिकुलेशन सरफेस है मतलब जुड़ने के लिए इसके पास में दो सरफेस है। कहाँ जुड़ने के लिए इसके पास दो सरफेस है? इसके पास में डॉर्सल साइड पर जुड़ने के लिए दो सरफेस है। मतलब वर्टिब्रल कॉलम से जब ये जुड़ता है तब इसके पास दो आर्टिकुलेटिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज बाइसेफेलिक। हम कैसे गलती करते हैं? हमें ये ध्यान है कि रिब्स आर बाइसेफेलिक, पर कौन से सरफेस पर वो बाइसेफेलिक नेचर शो कर रहा है? वो डॉर्सली बाइसेफेलिक नेचर शो कर रहा है। आप लोग कहाँ कंफ्यूज होते हो? हाँ, रिब्स पीछे की तरफ में वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ेगी, आगे की तरफ में स्टर्नम से जुड़ेगी, तो दो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, हो गई बाइसेफेलिक। नहीं, ये गलत है। रिब्स आर बाइसेफेलिक, ये फैक्ट है, ये हमें ध्यान रखना है, और ये आपको ध्यान भी रहता है कि रिब्स बाइसेफेलिक है। रिब्स डॉर्सल सरफेस पर बाइसेफेलिक है। रिब्स को अगर वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ना है तो ऐसे दो पॉइंट्स होते हैं, और दो पॉइंट से इस तरीके से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ जाएगी। तो दो पॉइंट से इस तरीके से वर्टिब्रल कॉलम से ये जुड़ेगी। दैट्स व्हाई रिब्स आर बाइसेफेलिक इन नेचर, ठीक है। तो रिब्स आर बाइसेफेलिक इन नेचर। अब पहली जो 7 वर्टिब्रीज होती है, सॉरी, पहली जो 7 रिब्स होती हैं, दैट 7 रिब्स आर ट्रू रिब्स। अब देखें, रिब्स जो है इसको अपन डिवाइड करते हैं कितने पोर्शंस में? 3। एक सबसे पहली वाली होती है ट्रू, दूसरी वाली होती है हमारे पास में फॉल्स, और तीसरी वाली होती है हमारे पास में फ्लोटिंग। तो ऐसे 3 टाइप की रिब्स जो है वो प्रेजेंट होती है, ट्रू, फॉल्स एंड फ्लोटिंग। अब ट्रू वाली क्या काम करती है, फॉल्स वाली क्या काम करती है, वो देखते हैं। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स कितनी है? 7 पेयर है, ठीक है, ट्रू रिब्स होती है। Dorsally they are attached to the thoracic vertebrae and ventrally connected to the sternum. पीछे की तरफ में thoracic vertebrae से जुड़ी हुई है, आगे की तरफ में sternum से जुड़ी हुई है। तो पीछे vertebrae से जुड़ी हुई है, आगे sternum से जुड़ी हुई है। That's why these are called as vertebro-sternal ribs. क्या बोलेंगे इसको? vertebro-sternal ribs, ठीक है। अब स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है विद द हेल्प ऑफ हाइलीन कार्टिलेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आगे की तरफ में जब वो स्टर्नम से जुड़ती है तब स्टर्नम और रिब्स इन दोनों के बीच में एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। उस कार्टिलेज को बोला जाता है हाइलीन कार्टिलेज। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखेंगे। तो ये जब रिब्स स्टर्नम से जुड़ रही है तो यहाँ पर एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है। ये जो कार्टिलेज है, इस कार्टिलेज का नाम क्या है? इस कार्टिलेज का नाम है हाइलिन कार्टिलेज, ठीक। अब 8th, 9th और 10th पेयर ऑफ रिब्स जो है वो डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम। देखो यहां पर देख सकते हैं हम, ठीक है। 8th, 9th ये वाली हो जाएगी अपनी, ये है 8th। तो 8th वाली जो रिब है, यस, 8th वाली डायरेक्टली जुड़ी किससे? 7th वाली से। 9th वाली डायरेक्टली किससे जुड़ रही है? 7th वाली से। 10th वाली डायरेक्टली किससे जुड़ रही है? 7th वाली से, ठीक है। तो यहाँ पर 8th है, 9th है और 10th है। ये जो रिब्स है वो डायरेक्टली 7th वाली वर्टिब्री के हाइलिन कार्टिलेज से जुड़ती है। तो ये स्टर्नम से नहीं जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी है? वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई है। तो जो स्टर्नम से नहीं जुड़ी है, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई है और कार्टिलेज से जुड़ी हुई है, तो दीज आर कॉल्ड एज वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। क्या बोलेंगे इसको? वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। पीछे से तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी है, पर आगे से कहां जुड़ी हुई है? स्टर्नम से नहीं, स्टर्नम से
कार्टिलेज के थ्रू, सेवेंथ वाली रिब के कार्टिलेज के थ्रू जुड़ी हुई है, तो कार्टिलेज इन्वॉल्व है, इसलिए क्या बोलेंगे, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। क्या बोलेंगे, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। क्लियर है। फिर इट इज अटैच्ड विद द सेवन वर्टिब्री विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू सेवेंथ वर्टिब्री से जुड़ी हुई होती है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। ठीक, दीज आर कॉल्ड एज वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स और फॉल्स रिब। लास्ट वाली जो दो पेयर होती है 11th 12th उसको अपन बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग क्यों बोला जाता है, फ्लोटिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि आगे की तरफ से, तो ये कैसी है, फ्लोटिंग, आगे की तरफ से अटैच तो है स्टर्नम से, पर पीछे की तरफ में, आगे की तरफ से अटैचमेंट नहीं है, पीछे की तरफ से अटैच टू दी वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो ऐसी वर्टिब्रीज जो पीछे की तरफ में वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई है पर आगे की तरफ में स्टर्नम से अटैचमेंट शो नहीं कर रही है, such type of vertebrae these are called as floating ribs. Clear? तो such type of vertebrae are called as floating ribs, not connected ventrally and are therefore called as floating ribs. तो thoracic vertebrae, ribs and sternum together form the rib cage. जो हमारी thoracic vertebrae है, ठीक है, और जो हमारे रिब्स है 1 to 7 जो डायरेक्टली thoracic vertebrae से जुड़ी हुई है, तो thoracic vertebrae है, हमारी रिब्स हैं और स्टर्नम है, ये तीनों चीजें मिलकर एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। क्या बनाती हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर। उस केज लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, दैट केज लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज थोरैसिक केज। क्या बोला जाता है, थोरैसिक केज, या फिर उसको कहा जाएगा रिब केज। क्लियर है बच्चों इतना, ठीक, यस। अब एक्जुअल स्केलेटन अपन ने देख लिया, नेक्स्ट आ जाते हैं अब अपन अपेंडिकुलर स्केलेटन पर। अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी कि जो अपेंडेजेस हैं दैट आर इंक्लूडेड अंडर द अपेंडिकुलर स्केलेटन। द बोन्स ऑफ लिम्स अलोंग विद देयर गर्डल्स कंस्टिट्यूट द अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, लिम्स के जो बोन्स होते हैं और लिम्स के बोन को अटैच करने के लिए जिन गर्डल्स की जरूरत होती है, ये सारी चीजें जो है वो इंक्लूड होती है अपेंडिकुलर स्केलेटन में। ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन्स, हर एक लिम्ब में, यानी कि चाहे वो फोर लिम्ब हो चाहे वो हाइंड लिम्ब हो, हर एक लिम्ब में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है, 30 बोन्स आर प्रेजेंट। द बोन्स ऑफ हैंड यानी कि 4 लिम्स। अब हाथ की बोन्स हम देख लेते हैं, देखिए हाथ की बोन्स में इंक्लूड होती है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल यानी कि रिस्ट बोन विच आर 8 इन नंबर, मेटाकार्पल्स, पाम बोन 5 इन नंबर एंड फेलेंजेस डिजिट्स 14 इन नंबर। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी ह्यूमरस, फिर उसके बाद में हो जाएगी हमारी ये रेडियस, फिर ये हो जाएगी अल्ना, रेडियस और अल्ना के बाद में यहाँ पर ये हो जाएंगे हमारी कार्पल्स, कार्पल्स रिस्ट बोन 8 हो जाएगी, मेटाकार्पल पाम की बोन 5 हो जाएगी, पैलेंजेस जो है वो 14 हो जाएगी। हर एक फिंगर में हमारे 3 बोन्स प्रेजेंट होती है, इसलिए ये मिलकर कितनी हो गई, 14 हो गई है। फेलेंजियल फॉर्मूला हमें पूछा जाता है, अंगूठे में यानी कि थंब में होती है 2, बाकी सब जगह पर होती है 3, तो दिस इज अवर फेलेंजियल फॉर्मूला 2 3 3 3 3। ये है हमारा फेलेंजियल फॉर्मूला। बाकी सारी बोन्स कितनी कितनी है, 1 1 है, ह्यूमरस 1, रेडियस 1 और अल्ना जो है वो भी 1, तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो जाएंगी, 30 बोन्स आर प्रेजेंट इन अवर फोर लिम्ब। ठीक, फिर नेक्स्ट चीज आती है इसमें हाइंड लिम्स के बारे में। तो हाइंड लिम्स में इंक्लूड होती है फीमर कॉल्ड एज द थाई बोन, दिस इज अवर थाई बोन, लॉन्गेस्ट बोन। ठीक है, पैरों में जो प्रेजेंट होती है, तो थाई बोन है, फिर टिबिया है, फिब्यूला है, टार्सल्स है। देखिए स्ट्रक्चर हमारा इसका, ठीक है, तो ये हमने देख लिया, दिस इज अवर हाइंड लिम्ब, ये हो गई हमारी थाई बोन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज फीमर, संख्या में होगी ये 1। यस, ये संख्या में होगी 1। फिर उसके बाद में आती है पटेला, पटेला नी कैप होता है, 1 ही होगी। टीबिया ये भी 1, फिब्यूला ये भी 1, टार्सल्स होते हैं 7। ठीक है, कार्पल्स कितने थे, 8, टार्सल्स कितने हैं, 7, मेटाटार्सल कितने होंगे, 5, फेलेंजेस अगेन कितने हो जाएंगे, 14। ठीक, फेलेंजियल फॉर्मूला जो है वो इसका भी क्या होगा, फेलेंजियल फॉर्मूला इसका भी होगा 2 3 3 3 3, तो यहां पर हो जाएगा 2 3 3 3
और 3। तो फेलेंजियल फॉर्मूला फोर लिम्ब का और हाइंड लिम्ब का दोनों का कैसा होगा? सेम होगा। बस डिफरेंस कहाँ होगा कि फोर लिम्ब में पटेला जैसा कुछ नहीं प्रेजेंट है, पर हाइंड लिम्ब में पटेला प्रेजेंट है। फोर लिम्ब्स में कार्पल्स का नंबर 8 है और हाइंड लिम्ब्स में टार्सल्स प्रेजेंट है, और टार्सल्स का नंबर कितना है बच्चों? 7। क्लियर? ये डिफरेंस हम याद रखेंगे इसमें। अब एक बार इसकी थियोरी हम देख लेते हैं। यस, हाँ, तो हाइंड लिम्स में कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट थी? टीबिया, फिब्यूला, टार्सल्स। एंकल बोन है 7 इन नंबर, मेटाटार्सल्स 5 इन नंबर एंड phalanges। ठीक, these are the bones of the leg. A cup shaped bone called as patella cover the knee ventrally. patella प्रेजेंट होती है जो हमारे नी को वेंट्रली कवर करके रखती है, यानी कि आगे की तरफ से कवर करके रखती है। एंड patella is a type of sesamoid bone. कैसी बोन होती है ये patella? This is a type of a sesamoid bone. क्लियर है बच्चों इतना? अब देखते हैं कि ये जो लिम्स है वो हमारे एक्सियल स्केलेटन से कैसे जुड़ी हुई है। ये लिम्स तो हैं, पर इसको हमारे एक्सियल स्केलेटन से जोड़ना पड़ेगा। तो लिम्स को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने के लिए जो सिस्टम प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज द गर्डल। तो गर्डल्स जो है वो दो टाइप के होते हैं। फोर लिम्ब को अपर पार्ट से जोड़ने के लिए पेक्टोरल गर्डल होगा, हाइंड लिम्स को लोअर पार्ट से जोड़ने के लिए पेल्विक गर्डल प्रेजेंट होता है। तो अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि गर्डल्स आर ऑफ टू टाइप्स, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल होते हैं, पेल्विक गर्डल्स होते हैं बोन्स विच हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स, जो ऊपर वाले और नीचे वाले लिम्स को अटैच करने में हेल्प करते हैं विद द एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन से इनके अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। ईच गर्डल इज फॉर्म्ड ऑफ टू हाफ्स। हर एक गर्डल जो है वो दो हाफ का बना हुआ है, मतलब हर एक गर्डल जो है वो दो हाफ का बना हुआ है। ये वन हाफ हो जाएगा और ये इसका सेकेंड हाफ हो जाएगा। ठीक है, टू हाफ्स का बना हुआ है। ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ अ क्लेविकल एंड अ स्कैपुला। अब पेक्टोरल गर्डल में दो बोन्स होती है, कौन सी? क्लेविकल। क्लेविकल ये यहाँ कॉलर बोन प्रेजेंट होती है। आप लोग अगर यहाँ देखेंगे तो एक बाहर की तरफ में आउटरेजियस ग्रोथ दिखेगी क्लेविकल की, पीछे की तरफ में यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप की एक बोन होती है कॉल्ड एज द स्कैपुला। तो पेक्टोरल गर्डल में हमारे पास में दो बोन्स प्रेजेंट होती है, क्लेविकल एंड स्कैपुला। स्कैपुला लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है, लंबी होती है, ट्रायंगुलर शेप की होती है। चपटी बोन होती है जो डॉर्सली लोकेटेड होती है और थोरैक्स में प्रेजेंट होती है, थोरैसिक रीजन में डॉर्सली लोकेटेड होती है। बिटवीन लोकेशन इसका पूछा जाएगा आपको कि डॉर्सल में थोरैक्स वाले पार्ट में तो प्रेजेंट है, पर थोरैसिक वर्टिब्री से कहां से लेकर कहां तक लोकेटेड है ये? बिटवीन सेकेंड टू दी सेवेंथ रिब, जहां पर सेकेंड से लेकर सातवीं रिब तक का एक्सटेंशन होगा वहां तक ट्रायंगुलर फ्लैट बोन स्कैपुला जो है वो प्रेजेंट होगी। क्लियर? तो थोरैक्स वाले रीजन में है, सेकेंड से लेकर सेवेंथ रिब के बीच में ये एक्सटेंडेड होती है। द डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ द स्कैपुला हैज द स्लाइटली एलिवेटेड रिड्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, स्लाइटली एलिवेटेड रिड्ज कॉल्ड एज द स्पाइन, जो आगे की तरफ में प्रोजेक्ट होकर फ्लैट एक्सटेंडेड प्रोसेस बनाता है, और उस प्रोसेस का नाम है एक्रोमियन प्रोसेस। क्या नाम है? एक्रोमियन प्रोसेस। क्या याद रखेंगे हम याद रखेंगे कि पेक्टोरल गर्डल में दो बोन्स हैं। ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल कंस्टिट्यूट ऑफ टू बोन्स, क्लेविकल एंड स्कैपुला। क्लेविकल जो है वो यहाँ नेक वाले रीजन में प्रेजेंट है, कॉलर वाले रीजन में प्रेजेंट है। स्कैपुला का पहले डिस्क्रिप्शन देखा हमने, स्कैपुला डॉर्सली लोकेटेड है, चपटी बोन है, लंबी है, ट्रायंगुलर शेप की है, थोरैक्स वाले रीजन में है, सेकेंड से लेकर सातवीं वाली रिब्स तक ही एक्सटेंडेड होती है। क्लियर है? और स्कैपुला जो है वो उसके ऊपर थोड़ा सा एक स्लाइटली एलिवेटेड रिड्ज लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। स्कैपुला है स्लाइटली एलिवेटेड रिड्ज लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो स्लाइटली एलिवेटेड रिड्ज लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज द स्पाइन। स्पाइन आगे चल के एक प्रोसेस बनाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एक्रोमियन प्रोसेस। प्रोसेस का नाम याद रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो एक्रोमियन प्रोसेस होती है वो एक्रोमियन प्रोसेस कैविटी बनाती है, उस कैविटी में जुड़ता है हमारे ह्यूमरस का हेड। ठीक है, देखते हैं। अब क्लेविकल जो है आर्टिकुलेट विद दिस एक्रोमियन प्रोसेस से क्या जुड़ती है? हमारी ये क्लेविकल जो है वो पीछे की तरफ में जाके एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ जाती है। नाउ बिलो द एक्रोमियन इज अ डिप्रेशन। एक्रोमियन के नीचे एक डिप्रेशन है, गड्ढा है, उस गड्ढे का नाम क्या है? ग्लिनोइड कैविटी। इस ग्लिनोइड कैविटी में क्या जुड़ता है? हेड ऑफ ह्यूमरस इज अटैच्ड टू द ग्लिनोइड कैविटी।
अब ईच क्लेविकल इज अ लॉन्ग स्लेंडर बोन, क्लेविकल जो है वो लॉन्ग स्लेंडर बोन होती है जिसमें दो कर्वेचर होते हैं, दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज कॉलर बोन। क्लेविकल जो है वो ऐसी लॉन्ग होती है, दो कर्वेचर होते हैं, कॉलर वाले रीजन में प्रेजेंट होती है, कॉलर बोन बोलते हैं इसको, ब्यूटी बोन भी इसको बोला जाता है। क्लियर है? तो क्लेविकल जो है वो पीछे की तरफ में एक्सटेंड होकर एक्रोमियन प्रोसेस से जाकर जुड़ती है। एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे एक डिप्रेशन है, गड्ढा है, जिसे अपन कहते हैं ग्लिनोइड कैविटी। उस ग्लिनोइड कैविटी में ह्यूमरस का हेड जो है वो एम्बेड होता है, या ह्यूमरस का हेड उससे अटैच होता है। उस कैविटी में जब ह्यूमरस का हेड अटैच होता है तो 360 डिग्री का रोटेशन होता है, जिसकी वजह से हमारे हैंड का 360 डिग्री का रोटेशन होता है। ठीक है? तो कैविटी बनाती है सॉकेट, ह्यूमरस का हेड बनाता है बॉल। दिस जॉइंट इज कॉल्ड एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या बोला जाता है इसे? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हेड ने बना लिया बॉल, कैविटी ने बना लिया सॉकेट, दिस इज कॉल्ड एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्लियर? विच अलाउज 360 डिग्री रोटेशन ऑफ अवर फोरलिम्ब। क्लियर है इतना बच्चों? ठीक है, चलिए अब पेल्विक गर्डल पर आ जाते हैं हम। पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ टू कॉक्सल बोन। क्वेश्चन, each half of the pelvic girdle is made up of how many bones? Each half of the pelvic girdle is made up of two coxal bones. कितनी coxal bones का बना हुआ है? दो coxal bones का बना हुआ है। ठीक है? हर एक coxal bone, each coxal bone is made by the fusion of थ्री बोन्स। हर एक कॉक्सल बोन जो है वो तीन बोन्स के फ्यूजन से बनी हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो तीन बोन्स का नाम क्या है? इलियम। ध्यान रखेंगे यहाँ पर इलियम में ILI है, ILLEUM अगर आएगा तो वो इंटेस्टाइन वाला इलियम हो जाएगा। ध्यान रखना है, स्पेलिंग के हिसाब से ये मार्क 1 आउट में आ सकता है हमको। ठीक है? तो इलियम है, इस्चियम है और प्यूबिस है, ये तीनों बोन्स जो है वो फ्यूज होकर बनाती है वन कॉक्सल बोन। एक तरफ की इलियम इस्चियम प्यूबिस, दूसरे तरफ की इलियम इस्चियम प्यूबिस, तीनों बोन्स फ्यूज हो गई, एक तरफ की कॉक्सल बोन बन गई, दूसरे तरफ की कॉक्सल बोन बन गई। तो ईच हाफ ऑफ पेल्विक गर्डल कंस्टिट्यूट ऑफ टू कॉक्सल बोन। क्लियर है? ठीक, चलिए तो हर देर आर टू कॉक्सल बोन्स प्रेजेंट इन दी पेल्विक गर्डल और ईच हाफ में प्रेजेंट होगी वन। ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, हर एक हाफ में वन प्रेजेंट होगी, पर पूरे पेल्विक गर्डल में कितनी प्रेजेंट होगी? पूरे पेल्विक गर्डल में प्रेजेंट होगी दो कॉक्सल बोन्स। क्लियर है? ठीक। एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ अबव बोन्स इज अ कैविटी। अब जहां पर ये तीनों बोन्स एक साथ जुड़ती हैं, तो तीनों बोन्स एक साथ जुड़ने के बाद में कैविटी बनाएगी। पेक्टोरल गर्डल में बोलो कौन सी कैविटी थी? पेक्टोरल गर्डल में ग्लिनोइड कैविटी थी। यहाँ कौन सी कैविटी है? यहाँ बनेगी एसीटाबुलम कैविटी। कौन सी कैविटी बनेगी? एसीटाबुलम कैविटी। जहां पर कौन आर्टिकुलेट होगा? यहाँ पर आर्टिकुलेट हो जाएगी हमारी फीमर बोन। कौन सी बोन आर्टिकुलेट होगी? फीमर बोन आर्टिकुलेट होगी। द टू हाफ ऑफ द पेल्विक गर्डल मीट वेंट्रली टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फाइसिस कंटेनिंग फाइब्रस कार्टिलेजेस। अब दोनों तरफ का जो कॉक्सल बोन्स है, ठीक है, पेल्विक गर्डल के जो दोनों पार्ट्स हैं, वो दोनों पार्ट्स बीच में आकर इस तरीके से फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज हो गए, ठीक है, पर फ्यूजन जब हुआ तब बोन्स आपस में नहीं चिपकी, ऐसे पूरा चिपक नहीं गए, फाइबर से जुड़े, फाइब्रस कार्टिलेज से जुड़े हुए हैं वो। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, द टू हाफ्स ऑफ द पेल्विक गर्डल मीट वेंट्रली। जो पेल्विक गर्डल के दोनों हाफ होते हैं वो आगे की तरफ में जुड़ जाते हैं। पेल्विक गर्डल के जो दोनों हाफ होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, वेंट्रली अटैच होते हैं, और वेंट्रली जब ये अटैच होते हैं ये बनाते हैं जॉइंट कॉल्ड एज प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्वेश्चन, प्यूबिक सिम्फाइसिस किस टाइप का जॉइंट है? प्यूबिक सिम्फाइसिस इज अ फाइब्रस कार्टिलेजिनस जॉइंट। यहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं बच्चों कि यहाँ फाइब्रस लिखा हुआ है और कार्टिलेजिनस लिखा हुआ है, क्या मानना है इसे? फाइब्रस जॉइंट मानना है कि कार्टिलेजिनस जॉइंट? नो बच्चों, फाइब्रस जॉइंट नहीं मानेंगे। फाइब्रस जॉइंट कंप्लीटली इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ये फाइबर्स का बना हुआ कार्टिलेजिनस जॉइंट है, हमें ऐसा मानना है। ठीक है, तो ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है। कार्टिलेजिनस जॉइंट पार्शली मूवेबल जॉइंट होते हैं। तो ये जॉइंट कब पार्शली मूव करता है? एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन के समय पर ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है इसमें स्पेस बनता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है वो धीरे 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 रिलैक्स होगा। जब ये रिलैक्स होगा तब जाकर स्पेस बनेगा और उस स्पेस की हेल्प से पार्चुरेशन जो है वो संभव हो पाएगा।
क्लियर। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है वो कार्टिलेजिनस जॉइंट है। हमारी बुक के हिसाब से ये फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट या फाइब्रस कार्टिलेजिनस जॉइंट है विच इज अ पार्शली मूवेबल जॉइंट। क्या ध्यान रखेंगे हम, पार्शली मूवेबल जॉइंट है ये। क्लियर। तो बच्चों हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन में लिम्स कंप्लीट कर लिए हैं और गर्डल्स जो है ये भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट वाले टॉपिक पर, दैट इज जॉइंट्स। जॉइंट्स एसेंशियल क्यों होते हैं? मूवमेंट अगर हमें करवाना है किसी भी दो बोन्स का तो जॉइंट्स एसेंशियल होंगे, ठीक है। तो essential for all the types of movements involving the bony parts of the body, जहां पर बॉडी के बोनी पार्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, बोन्स के बिना तो हम मूवमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। लोकोमोटरी मूवमेंट आर नो एक्सेप्शन टू जॉइंट्स, ठीक है। कोई भी लोकोमोशन ऐसा नहीं है जहां पर जॉइंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगर कोई ऐसा लोकोमोशन है तो आप लोग भी मुझे बताइएगा, पर कोई भी लोकोमोशन ऐसा नहीं है जहां पर जॉइंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक। जॉइंट्स आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बोन्स और बिटवीन द बोन्स एंड द कार्टिलेजेस। जॉइंट्स आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बोन्स एंड बिटवीन द कार्टिलेजेस। जॉइंट्स क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है बोन्स के बीच में या फिर बोन्स और कार्टिलेजेस के बीच में। फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स इज यूज्ड टू कैरी आउट द मूवमेंट थ्रू द जॉइंट्स। यस, मसल्स के थ्रू जो फोर्स जनरेट किया जाता है दैट इज यूज्ड टू कैरी आउट द मूवमेंट, यानी कि फोर्स जनरेटिंग एंटिटी कौन सी है? मसल्स, जो फोर्स जनरेट कर रही है, ठीक है। वेयर द जॉइंट एक्ट एज अ फल्क्रम, तो यहाँ पर फोर्स जनरेटिंग एंटिटी है मसल्स, जो फोर्स को जनरेट करती है, जॉइंट तक लेकर जाती है। और फल्क्रम के जैसे एक्ट करने वाला कौन है? जॉइंट्स। क्लियर है। फल्क्रम क्या है? वो आप लोगों ने सी सॉ देखा होगा, तो सी सॉ के बीच में जो वो लगा हुआ होता है एक स्ट्रक्चर, पुली टाइप स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज द फल्क्रम, ठीक। द मूवेबिलिटी एट दिस जॉइंट वेरी डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स। अब जो जॉइंट्स यहाँ पर बनते हैं उनमें कितने कंटेंट तक मूवेबिलिटी होगी, कितने हद तक मूवेबिलिटी होगी, वो डिपेंड करता है किसी चीज पर, डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। Joints have been classified into three major structural forms, namely fibrous, cartilaginous and synovial. Joints जो है उन्हें हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तीन कैटेगरीज के होते हैं जॉइंट, फाइब्रस होते हैं, कार्टिलेजिनस होते हैं और साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट जहां किसी भी टाइप का मूवमेंट नहीं होता है, दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज शोन इन द फ्लैट स्कल बोन्स। चपटी स्कल की बोन्स में फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। Joint which is present between the frontal and parietal, fibrous, parietal and parietal, fibrous, parietal and temporal, fibrous, parietal and occipital, fibrous। तो स्कल में कौन से पॉइंट्स प्रेजेंट, कौन से जॉइंट्स प्रेजेंट है? फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट है। और ये जो जॉइंट्स है ये हमें ऐसे जिग-जैग पैटर्न टाइप में देखने को मिलते हैं। Such zigzag patterns of joint are called as sutures। क्या कहा जाता है? Sutures कहा जाता है। with the help of dense fibrous connective tissue in the form of sutures to form the cranium। तो ये जो फाइब्रस जॉइंट है वो डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के। एंड दीज आर कॉल्ड एज सूचर्स। क्या नाम दिया जाएगा इसे? सूचर्स नाम देंगे। नेक्स्ट, द कार्टिलेजिनस जॉइंट, द बोन्स इन्वॉल्व्ड आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेजेस। यहाँ पर जो बोन्स इन्वॉल्व होती है वो कार्टिलेज से जुड़ी हुई है। यहाँ जो बोन्स इन्वॉल्व है वो फाइबर से जुड़ी हुई है, यहाँ पर कार्टिलेज से जुड़ी हुई है। द जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रा इन द वर्टिब्रल कॉलम इज दिस पैटर्न एंड इट परमिट्स लिमिटेड मूवमेंट। इसके तीन एग्जांपल बताऊंगी मैं तुम्हें। कौन कौन से? एक तो हमने बोल दिया द जॉइंट विच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू वर्टिब्री, तो वर्टिब्रीज के बीच में जो जॉइंट है दैट इज कार्टिलेजिनस जॉइंट। एक अभी मैंने आप लोगों को बताया है प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है वो भी किस प्रकार का जॉइंट है? कार्टिलेजिनस जॉइंट है प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्लियर है। फिर एक जो हम रिब्स पढ़ रहे थे उसमें बताया था, ठीक है, रिब्स में हमने पढ़ा था कि जो फॉल्स रिब्स होती हैं, फॉल्स रिब्स जो हैं दैट आर अटैच्ड वेंट्रली विथ द सेवेंथ वर्टिब्री, ठीक है, विद द हाइलिन कार्टिलेज ऑफ द सेवेंथ वर्टिब्री। और पीछे की तरफ में किससे जुड़ी हुई थी वो? वर्टिब्रल कॉलम से। तो द जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन द सेवेंथ द कार्टिलेज ऑफ द सेवेंथ वर्टिब्री एंड द रिब दैट इज कॉल्ड एज द
कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, और वो भी कैसा है, पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट है। क्लियर है बच्चों? तो ये 3 एग्जांपल है अबाउट द कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। अब नेक्स्ट वाला साइनोवियल ज्वाइंट। Synovial joint are characterized by the presence of the fluid-filled synovial cavity between the articulating surface of the two bones. Synovial joint में क्या होता है, जैसे fibrous joint में दो joints के बीच में fibers, cartilaginous joint में दो joints के बीच में cartilage, synovial joint में दो joints के बीच में synovial cavity. Synovial cavity में filled होता है synovial fluid, ठीक है। synovial fluid की वजह से प्रॉपर मूवमेंट अलाउ कर पाता है। फाइब्रस ज्वाइंट में नो मूवमेंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट में थोड़ा बहुत मूवमेंट, पार्शियली मूवेबल। साइनोवियल फ्लूइड की वजह से यहाँ पर कंप्लीट मूवमेंट शो होता है एंड दीज ज्वाइंट हेल्प्स इन द लोकोमोशन एंड मे अदर मूवमेंट, जैसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बिटवीन द ह्यूमरस एंड द पेक्टोरल गर्डल, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में बॉल एंड सॉकेट, ठीक है। फिर उसके बाद में फीमर और पेल्विक गर्डल के बीच में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होगा, ये भी बताया है मैंने। हिंज ज्वाइंट इज नी ज्वाइंट, हिंज क्या होता है, वो दरवाजे में लगा हुआ कब्जा, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलाउ हो पाता है मूवमेंट, तो हिंज ज्वाइंट। नी ज्वाइंट में नी को हम ऐसा मूव कर सकते हैं पर पीछे की तरफ में नहीं मूव कर सकते हो। एल्बो ज्वाइंट, ऐसा इसको घुमा सकते हैं पर ऐसा पीछे की तरफ में आप लोग मूव नहीं कर सकते हो, हिंज ज्वाइंट है ये। पाइवोट ज्वाइंट प्रेजेंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, एटलस और एक्सिस के बीच में नो ज्वाइंट होता है, दिस इज पाइवोट ज्वाइंट। फिर ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन द कार्पल्स, तो अगर कार्पल्स के बीच में है तो टार्सल्स के बीच में भी होगा, सच ज्वाइंट इज कॉल्ड एज द ग्लाइडिंग ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल, ठीक है, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, दिस ज्वाइंट इज कॉल्ड एज सैडल ज्वाइंट, जिसकी वजह से एक यहाँ पर जब हम इसको पूरा रोटेट करते हैं तो एक झटका आता है यहाँ पर। दिस सैडल ज्वाइंट इज इनकम्प्लीट बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। कैसा ज्वाइंट है ये? इनकम्प्लीट बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन, यहाँ पर भी रोटेशन हो रहा है कंप्लीट 360 डिग्री, पर यहाँ क्या हो रहा है, इतना स्मूथ रोटेशन नहीं हो रहा है, एक झटका आता है इसमें, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द सैडल ज्वाइंट। क्लियर है? ठीक। और एक ज्वाइंट मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ बच्चों, कॉन्डाइलर ज्वाइंट हमने पढ़ा था। कॉन्डाइलर ज्वाइंट किसके बीच में हमने पढ़ा था? बिटवीन दी ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, हमने पढ़ा था बिटवीन दी ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल और किसके बीच में था वो? हमारी फर्स्ट वर्टिब्री के बीच में। क्लियर? और फर्स्ट वर्टिब्री का नाम क्या है? एटलस। तो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल और एटलस के बीच में कॉन्डाइलर, एटलस और एक्सिस के बीच में पाइवोट ज्वाइंट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे ज्वाइंट्स कंप्लीट हो गए। अब देख लेते हैं हम इसके डिसऑर्डर्स, बहुत ही सिंपल से डिसऑर्डर्स हैं। सबसे पहले माइस्थेनिया ग्रेविस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा, माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होने का देखो कोई ऐसा रीजन नहीं होता, अपने आप से हो जाता है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ठीक है, जो हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट कर रहा है। किसको अफेक्ट कर रहा है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अगर अफेक्ट हो जाएगा तो न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन जो सिग्नल लेकर आ रहा है मसल तक, वो मोटर न्यूरॉन अपना मोटर सिग्नल मसल को नहीं पहुंचा पाएगा, तो मसल मूवमेंट नहीं करेगी, जिसकी वजह से थकान होने लगेगी, वीकनिंग होने लगेगी, पैरालिसिस हो सकता है हमारी स्केलेटल मसल्स का। तो जब हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्ट हो जाएगा, मोटर न्यूरॉन से जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो हमारे मसल्स को नहीं मिल पाएंगे, मसल्स मूवमेंट अगर नहीं कर पाएंगी, दैट लीड्स टू वीकनेस, फटीग एंड पैरालिसिस। क्लियर है? फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल। अगर हमारी स्केलेटल मसल्स तेजी से डिजनरेट हो रही हैं, ये मसल्स तेजी से डिजनरेट हो रही हैं, सिर्फ क्या रह जाएंगी? हड्डियां रह जाएंगी, मसल्स है ही नहीं, तो फिर यहाँ पर मूवमेंट करने के लिए जो यहाँ पर फोर्स जनरेट करने वाली एंटिटी है वो तो खत्म ही हो जाएगी ना। तो जब फोर्स ही नहीं जनरेट होगा तो फिर क्या होगा? मूवमेंट हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, दिस इज कॉल्ड एज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ टाइप ऑफ अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज आती है टेटनी, रैपिड स्पाज्म, तेजी से जकड़न आ जाना, अकड़ जाना, रैपिड स्पाज्म और वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन द मसल ड्यू टू द लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड। अगर तुम्हारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा तो कैल्शियम के लेवल के कम होने की वजह से हमारी मसल्स में रैपिड स्पाज्म आएगा, और उस रैपिड स्पाज्म को अपन कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज द टिटेनी। क्या बोला जाता है उसे? टिटेनी। क्लियर? नाउ आर्थराइटिस, आर्थराइटिस, आर्थरो मतलब ज्वाइंट, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, तो ज्वाइंट्स में इन्फ्लामेशन आ जाना, ज्वाइंट्स में स्वेलिंग होने लगना, दिस इज कॉल्ड एज आर्थराइटिस, ठीक है।
फिर एक डिसीज आती है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मतलब बोन, पोरोसिस मतलब छेद, तो एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, जो लोग ज्यादा उम्र के हो जाते हैं उनमें होती है डिसीज। कैरेक्टराइजेशन क्या है, देखो ऑस्टियोपोरोसिस में हमने बोला बोन जो है उसमें छेद होने लगते हैं, तो इसमें थोड़े थोड़े से डिप्रेशन बन जाते हैं। क्यों डिप्रेशन बन रहे हैं, बोन डेंसिटी कम हो रही है, बोन डेंसिटी कम हो रही है जिसकी वजह से बोन मास कम हो रहा है, और अगर कोई भी चीज सॉलिड है उसमें अगर छेद बन जाएंगे, डिप्रेशन बन जाएंगे, तो क्या होगा, उसमें जल्दी से ब्रेकेज आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज दी decreased bone mass and increased chances of the fracture। तो decreased level of estrogen is a common cause। इसका एक common cause है कि यहाँ पर estrogen के कम होने की वजह से ये हो सकता है, बट इसका foremost reason नहीं है कि estrogen के कम होने की वजह से ही ये disease होती है। क्लियर। नेक्स्ट वाला जो इसका पॉइंट है दैट इज गाउट। गाउट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। अगर हमारे जॉइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं तो दैट लीड्स टू द गाउट अर्थराइटिस। क्लियर है। सो दिस इज द एंड ऑफ अवर स्केलेटल सिस्टम। हम लोगों ने लोकोमोशन और मूवमेंट ये भी बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लिया है बच्चों। अब इस रैपिड रिवीजन सीरीज में जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। टिल देन अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए। गुड लक।